हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 17 आपके लिए लेकर आया हूं और इस टेस्ट में आपको कम से कम 10 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए और बहुत ही शानदार प्रश्न रहेंगे। मित्रों, इस टेस्ट को करने के बाद में आपका जो ज्ञान है वो एक अच्छी दिशा है उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किसी भी टेट भर्ती की, कोई सी भी टेट हो, उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 1 आता है, छात्रों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? भाषण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर और अवलोकन। तो साथियों, प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर बताइए कि देखिए, छात्रों में यहाँ पर भाषा के प्रति रुचि में विकास करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी प्रणाली है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर होती है? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, यहाँ प्रश्नोत्तर विधि राइट आंसर क्यों है? क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि में क्या किया जाता है, छात्रों से प्रश्न करेंगे, वो उत्तर देंगे, तो उनमें जिस संबंधित चीज को आप पढ़ा रहे हो उसमें रुचि का विकास होगा। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं मित्रों। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, इसका राइट आंसर जो आता है वो रहेगा प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि अनुकरण जो छोटे बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चे ही कौन से स्तर पे होते हैं? प्राथमिक स्तर पर। तो छोटे बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इसका जो प्रथम विकल्प है वो बिल्कुल राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। साथियों, प्रश्न नंबर 3 आता है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना, भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल, अध्यापक का एकालाप, और श्रव्य दृश्य सामग्री का अधिकतम उपयोग। तो आदर्श वातावरण की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पे मित्रों जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना। आप यदि उनको अभिव्यक्ति के पूरे अवसर दोगे तो उनके अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो उनकी विचारधारा है, वो सभी के सामने आएगी और वो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पर आदर्श वातावरण कौन सा रहेगा? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर। तो पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 4 है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, और रसानुभूति व सौंदर्यानुभूति कराना। तो काव्य शिक्षण की यहाँ पर बात की जा रही है, उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। साथियों, इसका जो राइट आंसर आता है वो रहेगा रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति कराना। जो काव्य शिक्षण है ये पद्य शिक्षण के अंतर्गत ही आता है, और पद्य शिक्षण में क्या किया जाता है? रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति प्रदान बच्चों को की जाती है। तो मित्रों, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। ये देखिए, प्रश्न नंबर 5 को, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, और व्याकरण नियमों का स्मरण। तो यहाँ पर भी इसका जो प्रथम आंसर है भाषा प्रयोग के अवसर, वो राइट आंसर रहेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोई सा भी अगर प्रश्न हो और भाषा शिक्षण के अंतर्गत वो प्रश्न पूछा जाता है, तो भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है भाषा प्रयोग के अधिकतम अवसर देना। जितने भाषा प्रयोग के बच्चों को अवसर मिलेंगे उतना ही उनका भाषा शिक्षण प्रभावी रहेगा। तो मित्रों, यहाँ प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। समझना और फिर उत्तर देना। प्रश्न नंबर 6 का, मुहावरे एवं लोकोक्तियां सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विकल्प है, मुहावरों व लोकोक्तियों का अर्थ देखना, मुहावरों व लोकोक्तियों का निर्माण करना, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का उचित प्रयोग करना, और मुहावरों व लोकोक्तियों का अर्थ बताना। तो बच्चों को मुहावरे एवं लोकोक्तियां क्यों सिखाई जाती है? आखिर क्या कारण है, इसका क्या उद्देश्य है? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है
वो रहेगा तीसरा विकल्प, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का उचित प्रयोग करना। ऐसा नहीं है कि बच्चे इसलिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखे कि उनका निर्माण कर सके, उनका अर्थ देख सके या अर्थ बता सके। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जब समय आए या कोई ऐसा अवसर आए जहाँ पर उस मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग करने से भाषा बहुत ही सुंदर लगे, इसलिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ सिखाई जाती है। तो मित्रों यहाँ तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, सामाजिक शिक्षण में अधिक प्रभावी विधि कौन सी है? ड्रेकाली विधि, डाल्टन विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि और भ्रमण विधि। तो मित्रों अगर प्रभावी विधि की बात की जाए तो जो भ्रमण विधि है ये इन 4 विधियों में से सबसे प्रभावी है, क्योंकि भ्रमण विधि में क्या होता है, सामाजिक के अंतर्गत मान लीजिए बालकों को कोई दुर्ग का आप पाठ पढ़ा रहे हो और यदि उस दुर्ग का आपने भ्रमण करवा दिया तो जो उनका जो ज्ञान है वो पूरा स्थायी हो जाता है। तो ये सबसे अधिक प्रभावी विधि है भ्रमण विधि। चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 7 में 8वां प्रश्न देखेंगे, प्रजातांत्रिक विधि कहा जाता है व्याख्यान विधि को, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि को, प्रवचन विधि को और व्याकरण अनुवाद विधि को। तो जो प्रजातांत्रिक विधि के अंतर्गत जो इनमें से आती है वो है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। इसमें बच्चों को स्वतंत्र रखा जाता है, ठीक है, सीखने के लिए स्वतंत्र इसमें रखा जाता है। और जबकि जो प्रवचन विधि है, व्याख्यान विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है, ये प्रजातांत्रिक विधियों के अंतर्गत नहीं आती है। तो यह दूसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 9 में देखेंगे, कलम कागज परीक्षण किसे कहा जाता है? निदानात्मक मूल्यांकन को, उपचारात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन। तो मित्रों कलम कागज परीक्षण की यदि बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रचनात्मक मूल्यांकन को ही कलम कागज परीक्षण कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन को, ठीक है। इसका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। सीसीई के नियमानुसार यदि किसी छात्र द्वारा नकल सामग्री परीक्षा भवन में लाई जाती है किंतु प्रयोग में नहीं ली जाती है तो संबंधित विषय के प्राप्तांक में से कितने प्रतिशत अंक कम कर दिए जाते हैं? समझिए प्रश्न को कि सीसीई का नियम क्या कहता है कि कोई छात्र एग्जाम में कोई चिट लाया, चिट ले जाते हैं ना अपन, मतलब कोई ले जाता होगा, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि मैं ले जाता हूँ या आप ले जाते हो, कोई भी हो, कोई बच्चा अगर चिट लाता है और उसमें वो देख नहीं पाता है लेकिन वो चिट पकड़ा जाता है तो फिर सीसीई क्या कहती है कि 5% अंक कम करेंगे उसके, 10%, 15% या 20% जो उसके प्राप्तांक है उनमें से। तो मित्रों सीसीई कहती है कि ऐसी स्थिति होने पर उसके 10% अंक उसके प्राप्तांकों में से कम कर दिए जाएंगे। जैसे उसके 100 नंबर में से 80 नंबर आ जाते हैं और वो चिट लाता है और उसकी चिट पकड़ी जाती है तो फिर उसके 10% अंक मतलब उसके 8 नंबर यहाँ पर कम कर दिए जाएंगे उसके प्राप्तांकों में से, ठीक है। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों, मूल्यांकन की गुणात्मक विधियों के अंतर्गत आती है बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रायोगिक विधियां, मौखिक परीक्षण और विद्यालय अभिलेख। तो मित्रों मूल्यांकन की जो विधियां है उसमें गुणात्मक के अंतर्गत पूछ रहे हैं ये, तो एक तो होती है अंकिक विधियां और एक होती है गुणात्मक विधियां। ये जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न, मौखिक परीक्षण और प्रायोगिक विधियां है यह अंकिक विधियों के अंतर्गत आती है और जो विद्यालय अभिलेख है यह गुणात्मक विधियों के अंतर्गत आती है। तो मित्रों यहाँ पर आपका चौथा विकल्प क्या सही रहेगा? प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, किसी प्रश्न पत्र में शामिल सभी प्रश्न बहुत ही सरल या बहुत ही जटिल है तो मूल्यांकन का यह दोष कहलाएगा? स्पष्टता, विभेदकता, मानकता और व्यावहारिकता। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मानकता। कैसे रहेगा? देखिए मानकता का सीधा सा मतलब है कि जो प्रश्न पत्र में होते हैं वो 1:3:1 में होते हैं, ठीक है, 1:3:1 इस प्रकार एग्जाम पेपर तैयार किया जाता है। और यदि सभी सरल है या सभी बहुत ही कठिन है तो फिर उसमें मानकता संबंधी दोष माना जाता है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प मित्रों राइट रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। 13वां प्रश्न देखेंगे, इकाई का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है?
मूल तथ्यों पर आधारित इकाई, सिद्धांतों पर आधारित इकाई, रुचि पर आधारित इकाई या प्रकरण पर आधारित इकाई। तो इकाई का जो प्रकार यहाँ दिए गए हैं इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रकार आपको छांटना है। और मित्रों इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा प्रकरण पर आधारित इकाई। मैंने अभी आपको इकाई योजना या इकाई विधि नहीं पढ़ाई है, ये सामाजिक या पर्यावरण के अंतर्गत मैं आपको इस शिक्षण विधि को पढ़ाऊंगा जब आपके साइकोलॉजी का सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो मित्रों बहुत ही जल्द आपका साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो भी पूरा होने वाला है। फिर उसके बाद आपके टीचिंग मेथड जो बच रही है उनको भी अपन पूरा कर लेंगे। तो यह प्रकरण पर आधारित जो इकाई होती है वो इकाई का सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना जाता है। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। कोर पाठ्यचर्या का संबंध है प्रथम नई शिक्षा नीति 1986 से, प्रथम शिक्षा नीति 1968 से, कोठारी आयोग 1964-66 से और जेम्स ली हॉलैंड से। तो मित्रों कोर पाठ्यचर्या की यदि बात की जाए तो इसका संबंध प्रथम नई शिक्षा नीति 1986 से माना जाता है। इसलिए मित्रों इसका जो प्रथम विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा। मैंने पहले ही कहा था कि आपको इसमें बहुत अच्छे और नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को यार शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें, ताकि ऐसा लगे कि हाँ भाई ऐसा भी कोई चैनल चलता है। मित्रों प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15वां प्रश्न है प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडगर डेल, मोंटेसरी, हेनरी कोल्डवेल कुक और पेस्टोलॉजी। तो मित्रों जो प्ले वे पुस्तक लिखी थी ये लिखी गई थी हेनरी कोल्डवेल कुक द्वारा। ठीक है, हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा ही प्ले वे पुस्तक लिखी गई थी। इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा? तीसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 16 एडुसेट है संगणक, इनियाक, शैक्षिक उपग्रह और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों एडुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है, एजुकेशन सैटेलाइट है ये एक, और इसके माध्यम से मतलब जो सर्वदर्शी सामग्री के अंतर्गत जो आती है, जैसे पढ़ाई से संबंधित कोई चैनल है गवर्नमेंट का, ठीक है, यूट्यूब चैनल की नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट का कोई चैनल है और उस पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं तो वो एडुसेट के माध्यम से किए जाते हैं। ये शैक्षिक उपग्रह है। ठीक है, यहाँ तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 16 में कमेंट करके जरूर जाना जितने प्रश्न आपके सही होते हैं, और ये भी कमेंट करके जाना कि वीडियो आपको कैसा लगता है, आपको ये जो प्रश्न यहाँ आए हैं आपके सामने ये प्रश्न आपको कैसे लगे। और हो सकता है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ जाए, इसलिए मित्रों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 3R में शामिल नहीं है रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक और लिसनिंग। तो साथियों इनमें से कौन सा 3R में शामिल नहीं किया जाता है? मित्रों जो चौथा विकल्प है लिसनिंग वाला, ये 3R में शामिल नहीं है। 3R में एक तो रीडिंग होता है, राइटिंग होता है और अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक का मतलब होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। लिसनिंग मतलब क्या होता है? सुनना, राइटिंग लिखना और रीडिंग पढ़ना। तो मित्रों यहाँ पर लिसनिंग को 3R में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ मित्रों आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। किंडरगार्टन विधि में खेल के सिद्धांत का आशय है। जो फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी उसमें उन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे। उसमें एक सिद्धांत था खेल का सिद्धांत, जैसे खेल का सिद्धांत दिया था, स्वगति का सिद्धांत दिया था। तो उसमें जो खेल का सिद्धांत है उसका मतलब क्या होता है? खेल के लिए सीखना, खेल से सीखना, खेल में सीखना और खेल को सीखना। तो देखिए ये हिंदी का जो व्याकरण वाला प्रश्न है ना, व्याकरण से संबंधित भी आप कह सकते हो। थोड़ा दिमाग आपको यहाँ ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर इस प्रकार के प्रश्न बन गए ना तो वहाँ पर तो आप गलती करोगे ही करोगे, अगर ऐसे प्रश्नों की पहले प्रैक्टिस नहीं की तो। मित्रों प्रश्न नंबर 18 में जो राइट आंसर आता है वो रहेगा खेल में सीखना। कैसे? देखिए आप बच्चों को खेल खेल के द्वारा सिखा देते हो, तो यहाँ पर खेल के माध्यम से बालक सीखता है, तो खेल के लिए थोड़ी सीखता है भाई, खेलने के लिए थोड़ी सीखता है, तो ये तो गलत हो गया। खेल को भी नहीं सीखता है, ये भी गलत हो गया। अब आपके सामने 2 विकल्प बच रहे, खेल से सीखना और खेल में सीखना। बच्चों को कोई खेल खिलाया जाता है और उस खेल खेल के माध्यम से ही वो सीख जाता है, तो खेल खेल में बालक
सीख जाता है, इसलिए खेल में सीखना खेल के सिद्धांत का मतलब निकलता है। ठीक है, इसलिए मित्रों इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। इसका दूसरा विकल्प भी सही हो सकता है, खेल से सीखना भी सही हो सकता है। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी प्रथम जो चॉइस रहेगी वो तीसरी रहनी चाहिए, खेल में सीखना। हो सकता है ये विकल्प प्रथम नंबर पर आ जाए, वो अलग जगह है। खेल में सीखना आपका प्रथम विकल्प रहेगा और खेल से सीखना आपका दूसरा विकल्प आपकी चॉइस रहेगी। मित्रों अगर इन पे आप रीट लगाओ ऐसे प्रश्नों पे तो आपका आंसर आराम से सही हो सकता है। तो यहाँ मित्रों मेरे अनुसार यहाँ तीसरा विकल्प सही है और दूसरा भी विकल्प आप सही मान सकते हो। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, किस विधि में छात्र से पहले रचना कराई जाती है उसके बाद बोध कराया जाता है? प्रश्नोत्तर विधि, प्रबोधन विधि, उद्बोधन विधि और परामर्श विधि। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें रचना तो पहले ही करा दी फिर उसका बोध बाद में कराया? तो मित्रों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उद्बोधन विधि। ऐसा किस विधि में किया जाता है? उद्बोधन विधि में ऐसा किया जाता है कि छात्रों से पहले किसी चीज पर रचना करा ली और फिर उसका बोध बाद में कराया। और जो प्रबोधन विधि है यहाँ पर पहले बच्चों को जो टॉपिक है जिस पर रचना करनी है उसकी व्याख्या पहले ही कर दी जाती है, उसका बोध पहले कराया जाता है और फिर रचना कराई जाती है। तो जो उद्बोधन विधि है वो एकदम उल्टी है प्रबोधन विधि के। यहाँ पर तीसरा विकल्प मित्रों सही रहेगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। 20वां प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? मैंने देख लिया, मैंने कर लिया, मैंने जान लिया और मैंने खोज लिया। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा मैंने खोज लिया। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। जो ह्यूरिस्को शब्द है इसका मतलब क्या होता है? मैंने खोज लिया। ह्यूरिस्टिक विधि जिसको खोज विधि या अनुसंधान विधि भी कहा जाता है, जिसका निर्माण किलपेट्रिक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है। मित्रों कैसा लगा टेस्ट? 20 ही प्रश्न हैं इस टेस्ट में। कमेंट करके जरूर जाए ताकि मैं भी कि भाई हाँ वास्तव में मुझे भी पता चले कि टेस्ट किस प्रकार से बन रहे हैं। और मित्रों वीडियो को लाइक कर देना यार ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करना नहीं भूले और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी करके जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो।